उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में सवेरा होते ही चारों तरफ हलचल शुरू हो जाती थी। पक्षियों का चहचहाना, खेतों में जाते किसान और पनघट पर औरतों की गपशप। इसी गांव में लाला दीनदयाल का परिवार रहता था। रूपा और चंपा, दो बहनें जो जुड़वा तो नहीं थीं, पर साए की तरह साथ रहती थीं। लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक दिन रूपा और चंपा दोनों कुएं से पानी भर रही थी। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत वहां से गुजर रही थी। उन दोनों को देखकर उनके पास आई और बोली, अरे ओ लाला की बिटिया रूपा, जरा इधर तो आ। देख, मैं तेरे लिए अपनी पसंद की लाल चूड़ियां लाई हूँ। तू इतनी प्यारी है कि मेरा मन करता है तुझे हमेशा दुआ देती रहूं। अरे काकी, आप भी ना, ये सब तो आपका बड़प्पन है। चूड़ियाँ बहुत सुंदर है, शुक्रिया काकी। चंपा ये सब सुनकर गुस्से में बोलती है, लो, फिर शुरू हो गया। काकी, आपको इस रूपा में ऐसा क्या दिखता है? क्या इसके हाथ गोरे हैं या इसके पास मेरे जैसे रेशमी बाल हैं? मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे किसी ने नहीं पूछा। काकी हंसते हुए बोलती है, अरे चंपा बिटिया, रूप तो 2 दिन का मेहमान है, पर रूपा का ये स्वभाव और इसकी मेहनत सदा जवान रहेगी। तू भी अपनी दीदी से कुछ सीख। चंपा बड़बड़ाते हुए, सीखूंगी, जरूर सीखूंगी, पर ये गोबर उठाना नहीं, बल्कि शहर में रानियों की तरह राज करना सीखूंगी। लाला दीनदयाल अपनी बढ़ती उम्र और कमजोर होते शरीर को देखकर चिंतित थे। उन्हें अपनी बेटियों के हाथ पीले करने थे। एक शाम उन्होंने आंगन में खाट बिछाई और दोनों बेटियों को पास बुलाया। रूपा बिटिया, चंपा, जरा इधर आना, कुछ बात करनी है बेटी। तभी रूपा और चंपा दोनों वहां आ जाती हैं। आओ बिटिया, बैठो यहाँ पर। क्या हुआ बाबूजी, आपने हमें क्यों बुलाया? बिटिया, समय पंख लगाकर उड़ रहा है। आज तुम दोनों की शादी के लिए 2 रिश्ते आए हैं। रूपा, तेरे लिए सूरज का हाथ मांगा है। लड़का हीरा है, पर घर की हालत तंग है। झोपड़ी में रहना पड़ेगा और दिन भर सूरज की तपिश में खेत जोतने पड़ेंगे। क्या तू तैयार है? रूपा बहुत समझदार थी। उसने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया। बापू, माँ कहती थी कि घर ईंट पत्थर से नहीं, अपनों के प्यार से बनता है। सूरज जी मेहनती हैं, बस मेरे लिए यही काफी है। मैं उनके साथ सूखी रोटी भी हंसकर खा लूंगी। तभी चंपा हंसते हुए बोलती है, वाह दीदी, क्या महानता दिखाई है। बापू, आपने तो दीदी को कुएं में ढकेल दिया, पर मेरे लिए वो शहर वाला रिश्ता है ना? दीनदयाल बहुत ही गंभीर स्वर में बोलता है। हाँ चंपा, राजेश बाबू का रिश्ता है। पक्का मकान है, शहर में आड़त की दुकान है। पर याद रखना बिटिया, राजेश थोड़ा क्रोधी है और धन का अहंकार उसे अंधा कर चुका है। चंपा बहुत ही खुश होकर बोलती है, बापू, मुझे गुस्सा मंजूर है, पर ये गरीबी नहीं। मुझे तो बस वो रेशमी बिस्तर और नौकरों की फौज चाहिए। मैं तो जा रही हूँ शहर की मालकिन बनने। गांव की गलियों में शहनाइयां गूंजी। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ गया। मेहमानों से घर भर गया। सब लोग काफी ज्यादा खुश थे और घर में चहल पहल थी। रूपा विदा होकर सूरज के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही रूपा ने देखा कि रसोई में सिर्फ 2 पीतल के बर्तन थे और अनाज के नाम पर सिर्फ 1 बोरी बाजरा। सूरज बहुत ही उदास होकर बोला, रूपा, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें इस गरीबी में लाकर शायद गलती कर दी। यहाँ न पंखा है, ना ही बिछाने को नर्म बिस्तर। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये देखिए, खिड़की से कितनी ठंडी हवा आ रही है, और ये मटके का ठंडा पानी शहर के फ्रिज में भी ऐसा स्वाद नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर इस मिट्टी के घर को कंचन बना देंगे। उधर शहर में चंपा का स्वागत तो फूलों से हुआ, पर अगले ही दिन हकीकत सामने आ गई। चंपा शादी के भाग दौड़ से थक गई थी, इसलिए वो सुबह बहुत देर तक सोई रही। दूसरी तरफ राजेश सुबह सुबह तैयार होकर दुकान पर जा रहा था। उसने चंपा को गुस्से भरी नजरों से देखा और कुछ न कहते हुए चला गया। नीचे राजेश के माता पिता दोनों बैठकर बात कर रहे थे। राजेश जा ही रहा था कि उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, अरे राजेश बेटा, इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो नाश्ता भी नहीं बना है। बिना नाश्ता किए कैसे जाओगे? रुको, मैं बहू से कहती हूँ,
वो तुम्हारे लिए खाने के साथ नाश्ता भी बना दे। इतना सुनते ही राजेश गुस्से में बोला, रहने दो माँ, नाश्ता तो तब बनेगा ना जब तुम्हारी प्यारी बहू आज सोकर उठेंगे। इतना कहकर राजेश वहां से चला जाता है। राजेश की बात सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में जाकर देखती है कि चंपा तो सच में अभी तक सो रही है। चंपा को सोते हुए देख उसे बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, आज उठना है कि नहीं? चंपा घबराते हुए उठी और बोली, अरे माँ जी, आप इतनी सुबह, क्या हुआ? उसकी सास गुस्से में बोलती है, ये कोई समय है उठने का? सूरज सर पर चढ़ गया है और नई नवेली दुल्हन अभी तक सो रही है। माँ जी, शादी की भागदौड़ के चक्कर में बहुत थक गई थी, इसलिए आंख नहीं खुली, माफ कर दीजिए। माफ कर दूं तुम्हें। तुम्हारे देर तक सोने के चक्कर में मेरा बेटा भूखा ही चला गया। ना नाश्ता ना खाना, अब पूरा दिन भूखा रहेगा मेरा बेटा। क्यों माँ जी, नाश्ता क्यों नहीं बना था? उसकी सास गुस्से में बोलती है, मेरा घर कोई होटल है क्या जो बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा तुझे यहाँ? और ये क्या कपड़े पहने हैं तूने? ये तेरा मायका नहीं है, ससुराल है। जा, जल्दी से नहा धोकर हमारे लिए नाश्ता बना। और हाँ, आज नाश्ते में कचौड़ियाँ बननी चाहिए। पर माँ जी, आपने तो कहा था कि यहाँ पर नौकर है और वही करते हैं सब काम। नौकर सिर्फ बाहर के कामों के लिए है, घर में तो तुझे ही खटना पड़ेगा। तू कहीं की महारानी नहीं है जो तुझे हम बैठा कर खिलाएंगे। अपनी फालतू बातें बंद कर और जाकर नाश्ता जल्दी से बना। इतना कहकर उसकी सास वहां से चली जाती है। चंपा बैठकर बड़बड़ाने लगती है, फूटे करम मेरे, क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था अमीर घर में शादी करके राज करूंगी, पर ये तो उल्टा ही हो गया। फिर जल्दी से तैयार होकर चंपा नीचे चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। होली का त्योहार आ गया। रूपा और चंपा की शादी के बाद ये पहली होली थी। दोनों बहनें अपने मायके चली आई थीं। रूपा और उसके पिताजी बैठकर बात कर रहे थे। इतने में चंपा और उसका पति राजेश वहां पहुंच गए। अरे चंपा बेटी, आओ बेटी बैठो। नमस्ते पिताजी। अरे चंपा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी। बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अहे बेटा, इतनी जल्दी? बैठो थोड़ी देर, तब जाना। अरे नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, बहुत काम है। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर राजेश वहां से चला जाता है। ठीक है बेटी, तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है पिताजी। रूपा और चंपा बैठकर दोनों बात करती है। और बता चंपा, कैसे है सब लोग तेरे ससुराल में? तू खुश तो है ना राजेश जी के साथ? हाँ दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ वहाँ पर। आखिर इतने अमीर घर में शादी ही इसलिए की है कि मैं खुश रहूं। आपका क्या हाल है दीदी, सूरज जी के साथ उस गरीब खाने में? रूपा बहुत ही शांत भाव से बोलती है, हाँ चंपा, मैं बहुत खुश हूँ सूरज जी के साथ। और उनका घर कोई गरीब खाना नहीं है, बल्कि मेरे लिए स्वर्ग है। और सूरज जी का प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। चंपा नाक सिकोड़ते हुए बोली है, पर प्यार ही सब कुछ नहीं होता है ना दीदी। असली सुख तो पैसे से ही मिलता है, प्यार से नहीं। देखो ये सोने के कंगन मुझे राजेश जी ने बनवा कर दिए हैं, और आपके हाथों में अभी भी ये कांच की चूड़ियां हैं। क्या सूरज जी इतना भी नहीं कमाते क्या कि तुम्हारे लिए कुछ बनवा सके? रूपा बहुत ही शांत भाव से बोलती है, चंपा, सूरज जी ने इस बार खेत में बहुत मेहनत की है। उन्होंने मेरे लिए ये चांदी की पायल बनवाई है। मेरे लिए इनकी आवाज तुम्हारे सोने से कहीं ज्यादा मीठी है। चांदी? छी दीदी, आप तो अपनी किस्मत से समझौता करना सीख गई हैं। कभी मेरे घर आना, तब दिखाऊंगी कि असली रानी कैसे रहती है। कहते हैं कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। 1 साल बाद शहर में एक बड़ा व्यापारिक संकट आया। राजेश ने अपनी सारी जमा पूंजी एक सट्टे में लगा दी और रातों रात कंगाल हो गया। उसके ऊपर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। राजेश अगली सुबह थका हारा और उदास चेहरा लेकर अपने घर आया और आकर अपनी माँ के पास बैठा। अरे राजेश बेटा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? राजेश फूट फूट कर रोने लगता है। तभी चंपा भी वहां आ जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ राजेश जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ माँ जी इनको? पता नहीं क्या हुआ इसको,
कुछ बता ही नहीं रहा है। राजेश पागलों की तरह रोता हुआ बोलता है। माँ, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। मैं अपने सारे पैसे एक जुए में हार गया। चंपा, सब खत्म हो गया। दुकान नीलाम हो गई, घर बिक गया। अब हमें सड़क पर रहना होगा। चंपा घबराते हुए बोलती है। क्या? मेरा घर, मेरे गहने? ये नहीं हो सकता। आपने मुझसे वादा किया था। उसकी सास गुस्से में बोलती है। अरे ओ डायन, तू ही हमारे घर में गरीबी लाई है। निकल जा यहाँ से, तू हमारे लिए मनहूस है। राजेश और उसकी माँ ने चंपा को बिना किसी सहारे के बीच सड़क पर छोड़ दिया। चंपा के पास न पैसे थे न सिर छुपाने की जगह। चंपा रोते हुए सड़क पर चलती रहती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कि शहर में चंपा बर्बाद हो रही थी, रामपुर में रूपा और सूरज की तकदीर बदल रही थी। उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धि से गांव में एक आलीशान रेस्टोरेंट खोला और वो दूर दूर तक फेमस हो गया था। गांव का हर एक आदमी आता था और खाने की तारीफ ही करके जाता था। सूरज और रूपा ने अपनी इसी मेहनत से अपना एक बहुत ही प्यारा घर बनवाया। एक रात रूपा और सूरज बैठकर बात कर रहे थे। रूपा, आज हमारे पास अपना पक्का घर है, गाड़ी है और सभी गांव वालों का आशीर्वाद है। ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ, वरना आज भी मैं उस झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजार रहा होता। तभी रूपा हंस के जवाब देती है। नहीं जी, ये आपकी मेहनत और हम दोनों के अटूट विश्वास का फल है। काश चंपा भी खुश होती। बहुत दिन हो गए, उसकी कोई खबर नहीं आई। एक अंधेरी तूफानी रात में रूपा के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तभी रूपा ने देखा कि चंपा बहुत ही बुरी हालत में उसके घर पहुंची। रूपा उसके पास गई और बोली। अरे चंपा, ये तेरी क्या हालत हो गई है और तू अकेली यहाँ क्या कर रही है? तभी चंपा रोते हुए बोलती है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मेरा घमंड चूर चूर हो गया दीदी। राजेश जी अपने सारे पैसे एक जुए में हार गए। मेरी सास ने उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया दीदी, और मुझे घर से निकाल दिया दीदी। मुझे माफ कर दो दीदी। दौलत की चकाचौंध ने अंधा कर दिया था मुझे। रूपा ने चंपा को बहुत प्यार से समझाया। अरे मेरी पगली छोटी बहन, तू रो मत, ये तेरा घर है। हम सब साथ रहेंगे। तूने जो किया वो तेरा भ्रम था, पर अब तू सही रास्ते पर है। चंपा को अच्छे से समझ आ गया था कि घमंड ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, इसलिए उसने फिर से पहले जैसे रूपा के साथ रहकर मेहनत करना सीखा और खुश रहने लगी।